कहते हैं एक दिन इन्होंने रानी पद्मिनी को देख लिया और देखते पंडित जी नीचे गिर गए। रतन सिंह कहानियां और आगे कि भाई अलाउद्दीन को ऊपर बुलाया गया, अलाउद्दीन को एक जगह बिठाया गया और पद्मिनी ऊपर खड़ी थी, इधर एक शीशा लगा हुआ था, उस शीशे में पद्मिनी की तस्वीर बन रही थी, नीचे एक तालाब था, वो छाया वहां से रिफ्लेक्ट होकर तालाब में चमक रही, जनता जीने नहीं दे रही थी। आता जाता टाबर ही पीछे से आवाज लगा था, ओ टोल टैक्स है। इसका मतलब अलाउद्दीन पद्मिनी के लिए आक्रमण तो नहीं कर रहा, आक्रमण किसके लिए कर रहा है? साम्राज्य विस्तार। फिर दूसरी बड़ी बात जो मैंने अभी आपको पद्मिनी की कहानी सुनाई थी पूरी झूठी है, ऐसा इतिहास के अंदर कुछ भी बात है कि पहले कहते हो श्रीलंका की राजकुमारी है, कहां की राजकुमारी है, फिर कहते हो सुंदर है, इसकी रानी थी। अब इसके लिए भी कहा जाता है कि ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? सिंहल मतलब वही श्रीलंका, ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी। ऐसी कहानी है कि रतन सिंह जी जब अपने मेवाड़ के अंदर राज कर रहे थे, एक दिन रतन सिंह जी के पास एक तोता आया। कौन आया? और उस तोते ने आकर रतन सिंह जी यहां से 7 समंदर पार जैकलिन फर्नांडिस रहती है, वो श्रीलंका की है। कहां की है जैकलिन? कहां की है? श्रीलंका। तो कहा वो रहती है और इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है क्या ही बताऊं आपको, और आपको उससे ब्याह कर लेना चाहिए। और रतन सिंह जी उस तोते के पीछे पीछे चले गए, रुपए टक्के ज्यादा लेके नहीं गए थे, वहां जाते रुपए पैसे खत्म हो गए, श्रीलंका की राजकुमारी दिखी नहीं उनको। तो अब क्या करे वहां पे? तो कहते वहां सन्यासी बन गए, जोगी बन गए। 7 साल तक वहां जोगी के वेश में, सन्यासी के वेश में इधर उधर घूमते रहे। 7 साल बाद एक दिन गंधर्व सेन की नजर रतन सिंह पर पड़ी और उन्होंने कहा कि यार जेंटलमैन, तुम शक्ल सूरत से तो थोड़े रॉयल फैमिली के बंदे से लगते हो, अच्छे परिवार के लगते हो, और ऐसे इस युवा अवस्था के अंदर भरी जवानी में सन्यास धारण करने का क्या कारण है तुम्हारे? और रतन सिंह ने कहा साहब, मेरा सन्यास का कारण आपके महलों के अंदर मौजूद है। गंधर्व सेन को इस बात का पता चला, गंधर्व सेन बेचारा बड़ा राजी हुआ। भाई श्रीलंका के राजा की क्या औकात की मेवाड़ के राजा को मना करे, और उसने अपनी बेटी पद्मिनी की शादी किसके साथ कर दी? रतन सिंह। रतन सिंह जी हंसी खुशी अपने घर वापस लौट के आ गए, अपना हंसी खुशी पद्मिनी के साथ जीवन यापन कर रहे थे। रतन सिंह के दरबार में एक पंडित जी रहते थे, जिन पंडित जी का नाम था राघव चेतन। पंडित जी का नाम क्या था? किसके दरबार में? रतन सिंह। विद्वान व्यक्ति थे। कहते हैं एक दिन इन्होंने रानी पद्मिनी को देख लिया और देखते पंडित जी नीचे गिर गए। रतन सिंह जी को ये बात पता चली, उन्होंने कहा पंडित जी, दूसरों की लुगाइयों पे थी खोटी खोटी नीत आप, और आज के बाद दरबार में दिखे ना मैं टांगे तोड़ दूंगा, भग यहां से। पंडित जी ने कहा यार हो जाता है यार कई बार इसके अंदर, थप्पड़ मारूंगा और भगो यहां से। और पंडित जी को दरबार से निकाल दिया। पंडित जी की बेइज्जती भी, तो बंदा कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो पंडित जी चले गए अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी भी विद्वान आदमियों को तो इज्जत हर जगह हो भाई। अलाउद्दीन अरे अरे पंडित जी आगे आओ, आगे सबसे आगे बैठो, पीछे कहां बैठ गए, आगे आओ और बताओ क्या हालचाल आओगे। पंडित जी का मजे हैं, तू सुना अलाउद्दीन तेरे क्या है? तो अलाउद्दीन का मेरे तो खुद के मजे हैं। पंडित जी का तू बोला है, तेरे क्या है मजे हैं? मजे रतन सिंह है। और उसने पूरी बातें बताई। उसने कहा भाई साहब पानी पिए तो दिखता है यहां से। और फिर अपनी कहानियां कहती है कि इसके चक्कर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चित्तौड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण। लेकिन चित्तौड़ का किला बहुत ऊंचा था, चित्तौड़ के किले को आप तोड़ नहीं सकते थे, तो अलाउद्दीन लास्ट में हार गया बेचारा। और हार के उसने कहा कि भाई मैं एक बार पद्मिनी को केवल देखना चाहता हूं। कहानियां और आगे कि भाई अलाउद्दीन को ऊपर बुलाया गया, अलाउद्दीन को एक जगह बिठाया गया और पद्मिनी ऊपर खड़ी थी, इधर एक शीशा लगा हुआ था, उस शीशे में पद्मिनी की तस्वीर बन रही थी, नीचे एक तालाब था, वो छाया वहां से रिफ्लेक्ट होकर तालाब में चमक रही थी, और वो छाया उसको दिखाई गई, तालाब में पड़ता हुआ प्रतिबिंब, वो रिफ्लेक्शन जो था उसे दिखाया गया। कहते अलाउद्दीन ने वो प्रतिबिंब देखा और उसने कहा थैंक यू, और वो यहां से ही वापस चला गया। और कहते हैं जब वो नीचे जा रहा था चित्तौड़ के किले से, तो रतन सिंह जी उसको सी ऑफ करने के लिए गए, और जैसे नीचे वहां पर पहुंचे, अलाउद्दीन जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उसमें। उसने रतन सिंह जी गिरफ्तार कर लिया और उसने कहा जब तक पद्मिनी मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। पद्मिनी को यह बात पता चली, तो कहते पद्मिनी के एक भैया थे जिनका नाम था गोरा। क्या नाम था? और एक भतीजे थे जिनका नाम था बादल। भैया का नाम तो क्या था? गोरा, और भतीजे का नाम बादल। तो उन्होंने अपने भाई, और ये दोनों आपस में भी चाचा भतीजा थे, इनको बुलाया, इनको बुला के कहा कि भाई अब राखी के बंधन के फर्ज को निभाने का समय आ चुका है और हमें क्या करना चाहिए। तीनों ने मिलकर प्लानिंग की। कहते पद्मिनी जितनी सुंदर थे उतने बुद्धिमान हुआ करते। अलाउद्दीन के पास मैसेज किया कि भाई पद्मिनी राजा रतन सिंह के पास आने के लिए तैयार है, लेकिन जब रानी पद्मिनी आएगी तो उनके साथ उनकी नौकरानियां और आएगी। तो अलाउद्दीन ने कहा ओ बेजो तो क्या है उसमें,
तो कहा कि भाई पहले वो महिलाएं घर से बाहर पैदल तो जाती नहीं थी, पालकियों में बैठ बैठ के जाती। एक पालकी को उठाने के लिए कितने बंदे थे? 4। तो 4 नीचे पालकी उठाने वाले सैनिक। सारी पालकियों में महिलाएं बिठाई नहीं, सबके अंदर सैनिक। ऐसे 100-150 पालकियां तैयार की। आगे आगे पालकी के अंदर पद्मिनी बैठी। अलाउद्दीन के कैंप के पास पहुंचे। वहां जाके फिर एक मैसेज किया कि पद्मिनी अंतिम बार राजा रतन सिंह से मिलना चाहती है, और पद्मिनी को मिलने के लिए भेजा गया। वहां पद्मिनी जितने सुंदर थे, जितने बुद्धिमान थे, उतने बहादुर थे, उतने वीर थे। और उन्होंने वहां पर जो 2, 5, 7, 10 बॉडीगार्ड खड़े थे उनको मार दिया और रतन सिंह को लेके वहां से निकल गई। ये बात जब तक अलाउद्दीन को पता चलता कि रानी पद्मिनी खुद तो गई, वो गई साथ में किसको ले गई, और ये जब तक लड़ने के लिए तैयार होते तब तक इनका मुकाबला करने के लिए सामने तैयार कौन खड़े थे? ऐसा कहा जाता उस लड़ाई में गोरा लड़ता हुआ काम आ गया था। बादल अपनी सेना को पीछे लेते लेता चित्तौड़ के किले के अंदर घुस जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अब खार खा गया भयंकर तरीके से। 8 महीने का घेरा डाल के चित्तौड़ के बाहर बैठा रहा। तब तक किले के अंदर का अनाज खत्म हो गया, किले के अंदर का पानी खत्म हो गया। अब और कोई तरीका नहीं था, भूख और प्यास से मरेंगे, इससे अच्छा तो क्या कर लिया जाए? साका। और कहते हैं रतन सिंह साका करते हैं, जिसमें रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है और रतन सिंह ने क्या कर लिया था? केसरिया। ये चित्तौड़ का पहला साका था। चित्तौड़ का कौन सा साका था? 1303। कब किया गया था? 1303 ईस्वी के अंदर किया गया था। पल्ले बड़ी बात। तो पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन को बताने वाला आदमी कौन था? बताया कि अपने राजस्थान में 2 किले सबसे महत्वपूर्ण थे, चित्तौड़ और रणथंभौर। कौन कौन से? अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंभौर जीत चुका था। स्वाभाविक रूप से उसका अगला निशाना कहां पर होगा? चित्तौड़। एक और बड़ी जोरदार चीज देखो, दिल्ली से गुजरात जाओगे तो आपको राजस्थान के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात पर अटैक करने के लिए जा रहा था, तब अपने यहां पे चित्तौड़ में राजा हुआ करते समर सिंह। चित्तौड़ में राजा कौन थे? रतन सिंह के पिताजी। तो रतन सिंह से ठीक पहले अपने राजा कौन थे? समर सिंह। ये समर सिंह वही है जिनको रणथंभौर वाला हमीर हरा के जाता है। हमने पढ़ा था रणथंभौर के हमीर ने मेवाड़ के समर सिंह, आबू के प्रताप सिंह, धार के भोज परमार सेंगड़ और भीमरस के अर्जुन को राया। पढ़ा था। ये समर सिंह वही है हमीर जिनको हरा के गया था, पर शक्तिशाली आदमी थे। ठीक है, हमीर से लड़ाई हुई, उसमें हार गए होंगे। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात जा रहा था, तो आपको गुजरात जाना तो मेवाड़ के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। मेवाड़ के अंदर से होकर जाना पड़ेगा, तो उसने समर सिंह से परमिशन मांगी। भाई किसी के घर के अंदर से होकर जाओगे परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर क्या मैं आपके मेवाड़ से होकर गुजर सकता हूं? उनका क्यों, कैसे गुजर सकता है तू? तो कि सर मैं तो गुजरात जा रहा था और आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। उसने कहा नुकसान पहुंचा है नहीं पहुंचा है, हमारे घर के अंदर से कैसे जा सकता है? साहब क्या तरीका हो सकता है? तो कहा टोल टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? टोल टैक्स होता है, रास्ते से जाने पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अलाउद्दीन ने कहा स्टाफ, भाई मैं राजा आप राजा, थोड़ा स्टाफ तो चलता ही है। ना ना कोई स्टाफ नहीं। अलाउद्दीन ने कहा तुम मेरे से टैक्स ले तो रहे हो, पर आते टाइम मैं तुम्हें मारूंगा। तब का तब देखेंगे, एक बार टैक्स दे के जाओ। तो जब ये यहां से जा रहे थे तब समर सिंह ने क्या ले लिया था? अब बेचारा अलाउद्दीन तो इस बात को भूल भाल जाता है, यार दे दिया तो दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, अब होगी तो होगी बात। पर जनता जीने नहीं देती। अलाउद्दीन तो बेचारा चुपचाप गुजरात को जीत के, लूट के, धन धुन बांट बूंट के अपना यहां से वापस चला गया दिल्ली, और इस बात को भूल गया कि ठीक है यार जो हुआ हुआ, बाद का बाद में देखेंगे कोई। लेकिन अब दिल्ली में अलाउद्दीन कभी अपने दरबार में, भरे दरबार के अंदर बोले कि मैं हिंदुस्तान का सुल्तान हूं और हिंदुस्तान के सारे राजा मेरे से डरते हैं, मैं जाता हूं लोगों की गिग्गी बन जाती है। तो आगे जो 2-4 मंत्री बैठे रहते वो एक दूसरे के कौन या मार मार के हंसते कि देख कैसी कैसी बातें कर रहा है। अलाउद्दीन की किस बात की हंसी आ रही है, क्यों हंस रहे हो? कि नहीं सर वो कोई पुरानी बात याद आ गई थी। कौन सी बात? नहीं नहीं हमारी कोई बात थी। नहीं बतानी पड़ेगी तुम्हें कौन सी बात है। इतने को एक आधा देर से बोले सर वो टैक्स होता ना, टोल टैक्स। तो वहां अलाउद्दीन के लिए नाक का सवाल बन गया था कि चित्तौड़ पर आक्रमण करे, वरना जनता जीने नहीं दे रही थी। आता जाता टाबर ही पीछे से आवाज लगा था, ओ टोल टैक्स है। तो अलाउद्दीन को लग रहा था यार पंग। हर देश अपने पड़ोसियों को कमजोर बना के रखना चाहता है, हर देश अपने पड़ोसियों को नियंत्रित करके रखना चाहता है। अलाउद्दीन इस बात को कैसे सहन कर पाएगा कि मेवाड़ इतना शक्तिशाली हो जाएगी, दिल्ली से टैक्स ले ले। तो अलाउद्दीन मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना चाहिए, कारण है ना, कि कोई भी राजा किसी पर आक्रमण करता है इसका मतलब अपना साम्राज्य का विस्तार। और अलाउद्दीन खिलजी तो यार वो राजा था, मैंने कई बार बताया, इसने साउथ में भी अटैक कर दिए। तो साउथ में अटैक करेगा और नॉर्थ को तो जीत के जाएगा। और नॉर्थ के सबसे बड़े किले राजस्थान में तो अपने कौन से थे? रणथंभौर और चित्तौड़। और अगले ने जब रणथंभौर जीत लिया तो स्वाभाविक रूप से अगला अटैक कहां पर करेगा? चित्तौड़। फिर बात है भाई चित्तौड़ में ऐसा क्या है? तो चित्तौड़ का किला सामरिक महत्व रखता है, और चित्तौड़ के किले पे कंट्रोल करके आप दिल्ली से मालवा, दिल्ली से गुजरात वाला जो ट्रेड रूट है उस पर क्या कर सकते हो? कंट्रोल। फिर दो बात, समर सिंह टैक्स ले लेता है, जैतर सिंह इल्तुतमिश को हरा के भगाता है, इसका मतलब चित्तौड़ की शक्तियां बढ़ रही है। तो कोई आदमी कभी नहीं चाहेगा कि पड़ोसी शक्तिशाली हो जाए। आई बात समझ में? मुख्य मुख्य कारण तो ये है। और भारत में क्या है, लोगों को हिस्ट्री नहीं पढ़नी होती, भारत में लोगों को मजे लेने होते हैं। तो फिर लोगों को लगता है असली कारण तो बताया नहीं। जैसे ये अभी कह रहा है सर पद्मिनी क्यों नहीं आई,
लिख, छठा कारण लिख, पद्मिनी की सुंदरता, वरना तेरा पेड़ दुखेगा शाम को। पद्मिनी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। बाकी ऐसा कोई कारण नहीं। क्यों कारण नहीं, मैं दो तरीके बताता हूं। एक तो यदि हम कहें कि अलाउद्दीन ने पद्मिनी के लिए आक्रमण किया था, यदि इस बात को माना जाए, फिर कोई कहेगा यार अलाउद्दीन ने जालोर पर अटैक क्यों किया, सिवाना पर अटैक क्यों किया, रणथंबोर पर अटैक क्यों किया और साउथ इंडिया पर अटैक क्यों किया, वहां तो पद्मिनियां नहीं थी। इसका मतलब अलाउद्दीन पद्मिनी के लिए आक्रमण तो नहीं कर रहा, आक्रमण किसके लिए कर रहा है, साम्राज्य विस्तार। फिर दूसरी बड़ी बात, जो मैंने अभी आपको पद्मिनी की कहानी सुनाई थी पूरी झूठी है, ऐसा इतिहास के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। अब पर मैं वो कहानी नहीं सुनाऊं तो स्टूडेंट को लगता है कि मास्टर जी को आ ही नहीं रहा, कुछ असली मुद्दे की बात भी तो आ ही नहीं रहे। पर कोई थोड़ा सा बच्चा दिमाग लगाने वाला हो, इस बात का तो दिमाग लगाए कि तोते कब बोलते हैं रे। कहानी कहती है कि तोता आया और तोते ने आगे कहा कि 7 समंदर पार एक लड़की रहती है, आपको पीछे पीछे चलना चाहिए। फिर तो आप ही तोते पाल लो 2-4, आगे मोहल्ले में तो बता ही देंगे कहां कहां जाना चाहिए। आपको ही थोड़े रूट सही हो जाएंगे, थोड़े से फालतू वेस्ट नहीं करना पड़े टाइम इधर उधर। फिर कहानी कहती है कि रतन सिंह 7 साल तक जोगी बन के घूमता रहा था, 1 साल राजा बना है वो। उसका राजा के रूप में कार्यकाल ही कितना है, 1 साल। और फिर मुझे सबसे बड़ी हंसी तो उस बात पर आती है कि कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि पहले कहते हो श्रीलंका की राजकुमारी है, कहां की राजकुमारी है, फिर कहते हो सुंदर है। मतलब यार कहां से लाए यार तुम, हमने श्रीलंका क्रिकेट टीम देखी नहीं, पर मुथैया मुरलीधरन के हाथ के दिए बोरिए नहीं भाई यार, तुम ठीक लाते हो। तो फिर यार बोली चाली नहीं, उनके साथ कोई लेना देना नहीं, आपने एक शब्द पकड़ा सिंहल और पकड़ के आप सीधे कहां पर पहुंच गए, श्रीलंका। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पद्मिनी वाली पूरी की पूरी कहानी झूठी है। कांच थान, कांच के अंदर फोटो थी। ये कहानी हुआ क्या कि 1540 के आसपास में यूपी के रहने वाले एक राइटर थे मलिक मोहम्मद जायसी। कहां के रहने वाले, यूपी के रहने वाले एक राइटर थे जिनका नाम क्या था, और इन्होंने एक बुक लिखी पद्मावत। कौन सी बुक लिखी, अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा आप सब लोगों को आती है। हनुमान चालीसा पूरा अवधी भाषा में है। हनुमान चालीसा याद होगा। हनुमान चालीसा की जो भाषा है वो कौन सी है, अयोध्या आसपास का इलाका अवध कहलाता है। अवध की जो भाषा वो कौन सी होगी, अवधी। तो पद्मावत कौन सी भाषा के अंदर है, अवधी। कब की है, 1540। पद्मिनी वाली घटना कब की है, 1303। एक तो घटना के 237 साल बाद लिखी गई। घटना कितनी साल बाद लिखी गई, और इतने सालों में पता नहीं कितने नमक मिर्च लगते हैं, इतने सालों में कहानियों के रूप चेंज हो जाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, मलिक मोहम्मद जायसी इतिहास नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, और कवि कल्पनाएं करता है, और कवि कल्पनाओं में कुछ लिख सकता है। हम पढ़ते हैं बाकायदा, जहां ना पहुंचे रवि। तो यदि किसी कवि ने कविता के अंदर लिख रखा है कि लड़की की चाल हिरणी जैसी है, तो लड़की हिरणी की तरह थोड़ी चलती है। कुलान से मार मार के कौन कौन लड़कियां चलती है, पर कवि की कल्पना और अपने उसके अंदर भी राजी होते हैं, बस इतना ही है, और इसका कुछ ही मतलब नहीं है। तो पद्मिनी वाला पूरा प्लॉट ही झूठा है। पद्मिनी से इस प्रकार की जो भी संबंधित बातें हैं वो केवल मलिक मोहम्मद जायसी की इस घटना के बाद में शुरू हुई। और वैसे भी कोई घटना किसी घटना के जितने दिन बाद में जाएगी उसके अंदर उतनी चीजें जुड़ती चली जाएगी। फिर वो मैंने एक दिन आपको हंस वाली कहानी सुनाई होगी, खलील जिब्रान वाली बात बताई थी कि खलील जिब्रान एक सीरिया के राइटर हुए। खलील जिब्रान अपनी एक कहानी लिखते हैं, उस कहानी में लिखते हैं कि एक बार एक गांव के अंदर कुछ लड़के चौराहे पर खड़े थे और उन्होंने देखा कि एक गांव के अंदर से 7 हंसों का जोड़ा जुड़ता, बताई थी ना मैंने कि वहां 7 हंसों का जोड़ा एक उड़ता हुआ जा रहा था, और किसी एक लड़के ने कहा कि यार उसमें देखो, एक वो जो हंस है उसके राइट पैर के पास एक छोटा काला सा दाग है। और सबने देखा कि हाँ यार वहां छोटा काला सा एक दाग है। और अब वो उन्होंने गांव के अंदर आके बात बताई, उन्होंने कहा हमने 7 सफेद हंस देखे, उनमें एक हंस के इतना बड़ा काला दाग था। आज भी उस गांव में वो कहानी सुनाई जाती है कि हमारे यहां पर 7 काले हंस थे, 7 धीरे धीरे बढ़ते 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 वो हो गए। वो मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने अभी आपको पद्मिनी वाली कहानी सुनाई, मैंने आपको ये कहा भाई पद्मिनी सुंदर थी, उसके यहां से पानी दिखता था, ये बात बताई। आप घर पे जाके जब अपने रूममेट को सुनाते हो तो मेरे से 2 लगा के सुनाते हो, 2 नमक मिर्च अपनी तरफ से लगाते हो, और आप कहते हो भाई साहब हो पूछ मत तू। अरे मैं बता ही नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता, मैंने ऐसी कोई बातें नहीं बताई, पर आप बता दोगे। आपका फ्रेंड आगे जाके और अपने तरफ से इस्तेमाल करता होगा, भाई साहब इससे पहले ना तो कभी ऐसी सुंदरी हुई थी, ना कभी ऐसी होगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है हमारे इतिहासकारों ने पद्मावत के अलावा बाकी किसी सोर्स को चेक भी नहीं किया।
हमारे यदि सोर्स को थोड़े बहुत भी चेक कर लिए जाते तो कहानी थोड़ी बहुत फिर भी ढंग की हो जाती। हमारे राजस्थान के सोर्स ये कहते हैं कि पद्मिनी पुगल की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है पुगल, कि वो पुगल की राजकुमारी थी। ये पुगल शब्द पद्मावत के अंदर आते आते उसने बना दिया सिंगल। अब पुगल 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 करते करते वहां तक उसके बाद सिंगल पहुंचा होगा यार कोई, और उसने सिंगल को अपने इतिहासकारों ने बना लिया सिंहल। आज उसने बेचारे ने ऐसा कुछ ही नहीं लिखा कि श्रीलंका की थी, अपने वालों उनका सिंगल लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? सिंहल, और सिंहल है इसका मतलब क्या होगा? बाकी पुगल के लिए अपने राजस्थान के सोर्स खूब सारे कहते हैं कि पद्मिनी पुगल की राजकुमारी हुआ करती। अपने खूब सारे दोहे हैं कि पुगल गडरी पद्मणी तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जलम लियो परणी गढ़ चितौड़। कि ये पुगल की पद्मिनी तू सभी रानियों में सिरमौर है, जैसलमेर रियासत में तेरा जन्म हुआ और चित्तौड़ रियासत में तेरी शादी हुई। तब पुगल जैसलमेर रियासत के अंतर्गत आया करता था। जैसलमेर के राजा का एक भाई था पुण्यपाल सिंह भाटी, वो पुगल जाके माइग्रेट हो गया था, उसकी बेटी थी पद्मिनी। आज भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर यदि कोई लड़का ज्यादा नखरे करे, वैसे शादी नहीं करूंगा, लंबी नहीं है पतली नहीं, तो घर वाले कह देते हैं क्या ठीक है, देख लेंगे कौन से पुगल की पद्मणी आएगी। आज भी पद्मणियों को तो कहां की माना जाता है? पुगल की माना जाता है। तो कहानी फिर भी थोड़ी बहुत सच्ची लगती। अब तो मैंने जो भी पूरी कहानी सुनाई थी पूरी पूरी झूठी है, ऐसा बीच के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए ये कारण लिखो तो सबसे लास्ट में लिखना, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के पीछे कोई भी कारण नहीं था, पर फिर भी आपका जीव मुझे पता है मानेगा नहीं, तो लास्ट में अटका देना रानी पद्मिनी की सुंदरता। पर स्टूडेंट ये नहीं करता। स्टूडेंट क्या करता है? क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी के 1303 के चित्तौड़ आक्रमण के कारण बताइए। स्टूडेंट ब्लैंक हो जाता है, बाकी वाले कारण उसके याद ही नहीं आते, उसके एक ही याद रहती, और फिर वो लिखते हैं रतन सिंह की रानी पद्मिनी अत्यधिक सुंदर राजकुमारी थी, अत्यधिक सुंदर रानी थी, और सुंदर रानियों के लिए तो अटैक किया ही जा सकता है, इसलिए अलाउद्दीन ने अटैक कर दिया था। तो बात को भगवान जाने कहां की कहां घुमा। वास्तव में अलाउद्दीन घेरा डालता है, घेरा डालने के बाद चित्तौड़ वाले अपना किला बंद करके अंदर बैठ जाते हैं। 8 महीने के घेरे के बाद अंदर का पानी और जो अनाज था वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो साका करते हैं, पद्मिनी जौहर कर लेती है, गोरा बदल रतन सिंह ये साके के अंदर लड़ते हुए मारे जाते हैं। अलाउद्दीन यहाँ पर कब्जा कर लेता है, और अलाउद्दीन तो गुस्से में था, 8 महीने तक बाहर बैठा रहा, वो अंदर गुस्से में था। जैसे वो अंदर घुसा, अंदर किले में निर्दोष पब्लिक बैठी थी। चित्तौड़ का किला बड़ा विशाल काय किला है, कहते हैं चित्तौड़ के किले में 30,000 लोग अंदर रखे जा सकते थे। कितने लोग रखे जा सकते थे? अब वो अंदर घुसा, उसके बहुत नुकसान हुआ। चित्तौड़ के मुट्ठी भर सैनिकों ने अलाउद्दीन की आधी से ज्यादा सेना काट के रख दी थी, और उसे गुस्सा आया कि यार एक तो 8 महीने से बाहर बिठा रखा था, और बाद में अपने अंदर आने के लिए भी इतना युद्ध करना पड़ा, इतने सारे सैनिक मरवाने पड़ गए। उन्हें चित्तौड़ में जो भी निर्दोष पब्लिक बैठी थी उन सबको मार दिया। उन्हें 30,000 लोग कटवाए थे। कितने लोग कटवाए थे? और बाकायदा यूं गर्दने काट काट के मीनारे बनवाई थी, और किताबों में लिखवाया है साहब हमने कितने लोग काटे यहाँ पर आके? 30,000 लोग। हम पढ़ते हैं कि जैसे उसने रणथंभौर उलूग खान को दे दिया था, सिवाना उसने किसको दे दिया था? कमालुद्दीन गुर्ग। वो चित्तौड़ अपने बेटे को देता है, खिजर खान। किसको देता? ये भी बताता अपने आप में कि चित्तौड़ की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो उसने चित्तौड़ किसको दे दिया? अपने बेटे। तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया, तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। नाम बदलकर क्या रख दिया? चित्तौड़ के किले में एक दरगाह बनी हुई थी, दाहिबी पीर की दरगाह। कौन सी दरगाह? पीर, पीर तो समझते हो, हिंदुओं में जो देवता, मुसलमानों में वही क्या हो जाता है? पीर। तो कोई पीर बाबा थे, और उन पीर बाबा की दरगाह बनी हुई थी चित्तौड़ के किले के अंदर। ये जो दाहिबी पीर वाली दरगाह है, इस दरगाह का हमें एक अभिलेख मिलता है। दरगाह क्या मिलता है? उस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है। तो कोई अपने से पूछे कि भाई चित्तौड़ का नाम खिजराबाद आपको कौन से अभिलेख में क्या मिलता है? तो कौन से अभिलेख में? दाहिबी पीर की दरगाह। कब का अभिलेख है? 1300 सन पे ध्यान देना थोड़ा, कब का? इसका मतलब 1325 तक तो इसका नाम क्या मिल रहा है अपने को? खिजराबाद। क्यों? कब्जा तो कब कर लिया उन्होंने? 1303, पर 1325 तक नाम क्यों है? अब खिजर खान जब यहां पे था तो चित्तौड़ के किले के पास एक नदी निकलती है, गंभीरी। कौन सी नदी है? तो उसने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया था, लिख लो। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। मकबरे के बाहर भी उसने क्या लगाया? अभिलेख। तो अभिलेख में क्या लिखवाते राजा? ये लिखवाते भाई मैंने बनाया। और फिर मैंने बताया था राजा अक्सर तारीफें करवाते खुद की, तो खुद की तारीफें तो करवाते करवाते पापा की, दादा की, इनकी तारीफें भी करवा दिया करते। तो खिजर खान मकबरा बनवाता है, मकबरे के बाद अभिलेख लगाता है, अभिलेख के अंदर लिखता है कि ये मकबरा मैं खिजर खान बनवा रहा हूं। फिर वो लिखता है यार मुझे क्या पता तुम जानते हो कि नहीं जानते, मेरे पापा अलाउद्दीन खिलजी है। पापा कौन है? उनको आप पक्के जानते हो, क्योंकि वो दूसरे सिकंदर है। वो क्या है? दूसरे सिकंदर है। मतलब कि या तो सिकंदर ने दुनिया जीती थी या मेरे पापा दुनिया जीत लेंगे। कहते अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर सानी। क्या उपाधि धारण की थी?
सिकंदर सानी का मतलब होता है दूसरा। सानी का मतलब क्या होता है? जैसे है ना, अपने किसी को बोलते हैं यार उसका कोई सानी नहीं है, तो इसका मतलब उसके जैसा कोई भी दूसरा। तो फारसी भाषा में दूसरे को क्या बोलते हैं? सानी। तो उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर रखी, तो वो यहां पर लिखता है कि मेरे पिताजी सिकंदर सानी है, इसका मतलब पिताजी क्या है मेरे? जैसे सिकंदर, सिकंदर तो जानते हो, अलेक्जेंडर। जैसे अलेक्जेंडर ने दुनिया जीती थी, वैसे दुनिया कौन जीतेगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्यों जीत लेगा भाई, ऐसा तेरे पापा में क्या है? उसने कहा पापा इस भगवान है। उसने मेरे पापा ईश्वर की छाया है। क्या है? ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक है। तो इस मकबरे वाले अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी की खूब सारी तारीफें। क्या क्या कहा गया अलाउद्दीन खिलजी को, बताओ देखे। दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी जालोर जीत लेता है। 11 में अलाउद्दीन क्या जीत लेता है? कानरदेव सोनगरा और वीरमदेव सोनगरा साके में लड़ते हुए मारे जाते हैं। कानरदेव सोनगरा का एक छोटा भाई अलाउद्दीन गिरफ्तार कर लेता है, मालदेव सोनगरा। किसको गिरफ्तार कर लेता है? मालदेव सोनगरा जिंदा पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, इसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी इसको दिल्ली ले गया अपने साथ। अब मालदेव सोनगरा कहां पर चला गया? दिल्ली। इधर आपके खिजर खान को चित्तौड़ में रहते रहते 7-8 साल हो गए। 1303 में आया बेचारा, 1311 हो गया, 8 साल सीधे सीधे हो गए। उसका मन लगना बंद हो गया। उसने अलाउद्दीन के पास मैसेज किया कि डैडी कितने दिन तक पोस्टिंग यहीं पे रखनी है, ट्रांसफर तो करो यार, मुझे दिल्ली आना, मेरे सारे फ्रेंड सर्किल वहां पर है, शॉपिंग भी दिल्ली। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है तू दिल्ली आ जा। तो उसने कहा चित्तौड़ किसको दे के आऊं, चित्तौड़ मुख्य किला है। तो उसने कहा मैं एक बंदा दिल्ली से भेज रहा हूं, इसको चित्तौड़ दे दे। और उसने मालदेव सोनगरा को बुलाया और कहा कि मालदेव सोनगरा तुम राजस्थान क्यों, मैं तुम्हें राजस्थान का एक किला सौंपता हूं, तुम मेरी तरफ से जाके चित्तौड़ पे राज करो। किसकी तरफ से? अलाउद्दीन की तरफ से जाके वहां पे राज करो। तो खिजर खान के बाद चित्तौड़ का किला किसको दे दिया गया? मालदेव सोनगरा किसका छोटा भाई है? कानेरदेव सोन। किसका छोटा भाई है? कानेर। मालदेव सोनगरा के मूछें थी बड़ी बड़ी, इसलिए नाम ही था इसका मूछड़ा मालदेव। क्या बोलते थे इसको? इसे मूछड़ा मालदेव भी कहा जाता था।